हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा डीएससी 2। इसका चैप्टर नंबर 4 है सभा और समिति। इसको देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 के लिए। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है। आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसके नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट में जाना है आपको eklavyaSnatak.com पे। और इसके बाद आपको ये पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 में जाओगे और फिर आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। वन शॉट वगैरह जो बनाएंगे यहाँ पे डाल देंगे पीडीएफ, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं सभा और समिति। तो सभा और समिति को समझेंगे कि उसका क्या महत्व था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। तो प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपरा, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ बेहतर शासन की कल्पना भी विकसित हुई। जैसे ही मानव सभ्यताओं का विकास होने लगा था तो लोग इस चीज पर बात करने लगे थे कि एक आदर्श समाज कैसा होगा और एक आदर्श समाज में एक आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, इस पे लोगों की कल्पनाएं जो थी वो होने लगी थी। ऐसा होना चाहिए समाज, वैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य ऐसे होने चाहिए। ठीक है, प्रजा को ये सुख सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरीके की कल्पनाएं होने लगी थी। पहले व्यक्ति था, व्यक्तियों से फिर समाज बना, समाज से फिर कहीं ना कहीं राज्य की बात आई। ठीक है, तो राज्य की ये जो यात्रा है, यानी व्यक्ति, समाज, राज्य, तो इस यात्रा का जो प्रयोग है, इसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं बाद में बात होने लगी एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की, एक ऐसी बेहतर शासन प्रणाली की जिसमें जनता जो हो वो सुखी रह सके। ठीक है, तो आमतौर पर लोकतंत्र, गणतंत्र, संसद, इसको आधुनिक पाश्चात्य विचार माना जाता है। इसको आधुनिक माना जाता है और पाश्चात्य विचार यानी कि पश्चिमी देशों का विचार माना जाता है कि जो लोकतंत्र है वो पश्चिमी देशों से आया है। गणतंत्र, रिपब्लिक की जो परिभाषा है वो भी पश्चिमी नजरिए से देखी जाती है। संसद जो होती है वो भी कहीं ना कहीं पश्चिमी नजरिए से देखी जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत में प्रारंभ में वैदिक युग में ही इसके सबूत मिल जाते हैं। आज जो हम पश्चिमी सभ्यताओं में देखते हैं ना, जो पश्चिमी सभ्यताओं में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, ये सारी चीजें प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था में पहले से मौजूद थी। बस हो सकता है कि उनका तरीका अलग हो, उनके नाम अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पहले भी मिल जाती है। तो इसके सबूत हमको कहाँ पे मिलते हैं, आप ये क्वेश्चन करोगे। तो देखिए, वेदों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रमाण, यानी वेदों में भी आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं के सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गण और गणतंत्र का उल्लेख जो है लगभग 40 बार आपको मिलेगा। अथर्ववेद में आपको 9 बार मिलेगा। यानी ऋग्वेद में आपको गण और गणतंत्र दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। 40 बार इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद पढ़ोगे तो वहां पे भी 9 बार इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो कहते हैं ना ये पश्चिमी देशों की सभ्यता से आया है, पश्चिम लेकर आया है, उससे पहले वो भारत में मौजूद था। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में समूह आधारित शासन था। यानी कोई एक व्यक्ति का तानाशाही वाला शासन भारत में नहीं था, बल्कि समूह पे आधारित शासन भारत में था। इसके सबूत हमको हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। महाभारत में आप शांति पर्व को पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको पता लगता है कि किस प्रकार से शासन जो होता था वो केवल राजा अपनी मर्जी से नहीं चला सकता था, बल्कि उसे अन्य संस्थाओं की भी जरूरत होती थी। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता भी उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती थी। या आप धर्मशास्त्रों को पढ़ते हो, स्मृतियों को पढ़ोगे, या जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें भी आपको प्रातिनिधिक संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं ये बहुत पहले से अवेलेबल है। ठीक है, बहुत प्राचीन है। हमको ऐसा लगता है कि ये पश्चिमी देशों में लोकतंत्र और ये समानता की बात आई है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्राचीन समय में भी थी। तो वैदिक काल की अगर हम प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं पे जिक्र करते हैं तो इसमें सभा आ जाती है, समिति आ जाती है, विदत आ जाती है। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है। सभा में क्या होता था, सभा एक परिषद टाइप की होती थी जिसमें कुछ मेंबर्स होते थे और वो डिसीजन लेते थे। फिर समिति जो होती थी ये एक महत्वपूर्ण ऐसी समिति थी, मान लो जिसमें बहुत बड़े लेवल पर डिसीजन लेना होता था, तो उसमें लोगों को शामिल किया जाता था, उनकी राय को शामिल किया जाता था, इसके मेंबर भी काफ़ी होते थे। ठीक है, विदत क्या है, विदत एक टेम्परेरी आप मान लो संस्था, यानी ये सामूहिक कार्य या सभा का प्रारंभिक रूप मान लो इसको, या फिर कुछ टेम्परेरी किसी काम के लिए विदत को बनाया जाता था। तो इनका महत्व जो है वो यूनान में और रोमन साम्राज्य में जो क्यूरिया था,
ऐसी संस्थाओं के बराबर था। जैसे यूनान में अर्कोपैगस जो संस्था होती थी, रोमन में क्यूरिया जो संस्था होती थी, उनके बराबर ही इसको महत्व दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में शासन तो राजा का था, लेकिन राजा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं सभा और संस्था और समिति, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, ये राजा को सलाह देते थे और यहाँ पे वोटिंग वगैरह होती थी, लोगों का राय ली जाती थी। ठीक है, लोगों के विचारों को समझा जाता था, फिर कोई डिसीजन होता था। अब बात करते हैं उत्पत्ति और विकास की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। तो इसकी उत्पत्ति और धार्मिक आधार को समझते हैं। तो कुछ ग्रंथ बताते हैं कि सभा और समिति जो है, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियों के बराबर माना गया, यानी इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां, इतना महत्व दिया गया है। अल्तेकर जो एक विद्वान थे, वो कहते हैं कि लोग जो थे इन संस्थाओं को ईश्वर निर्मित मानते थे। लोगों का मानना था कि ये सभा और समिति जो है ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, इतना इसको महत्व देते थे। राजनीतिक जीवन के विकास के साथ साथ इनका उद्भव हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। सभाओं के प्रकार की बात करें तो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। तो अल्तेकर कहते हैं कि 3 संस्थाएं होती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक विदत होती थी। और इनके निश्चित अर्थ तय करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि समय के साथ इनका जो अर्थ था वो बदलता गया। ठीक है, आप ऋग वैदिक काल में देखते हो तो उसका अर्थ अलग है। उत्तर वैदिक काल में ये सभा और संस्थाएं जो थी, थोड़ी समिति जो थी, थोड़ी कमजोर होने लगी थी। ठीक है, ये व्यवस्था कमजोर हो गई थी और राजा के पास उत्तर वैदिक काल में पावर जो थी वो ज्यादा आ गई थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो पराशर माधव हैं, इनके अनुसार हम देखें तो ये कहते हैं कि अचल सभा यानी गांव की स्थायी सभा होती थी। ये चल सभा होती थी जो विद्वानों की एक सभा होती थी। अधिकार उत्पन्न समिति होती थी जिसमें अधीक्षक प्रधान वगैरह लोग होते थे। फिर आज्ञा अनुसार सभा होती थी जिसमें राजा प्रधान होता था। तो इन्होंने कई प्रकार की सभाओं के बारे में बताया है। चरक के अनुसार देखें तो ये कहते हैं 2 प्रकार की, यानी विद्वानों की सभा एक थी और एक सामान्य जन की सभा अलग थी। यानी एक सभा होती थी जिसमें केवल विद्वान लोग होते थे और एक सभा ऐसी होती थी जिसमें आम लोग होते थे, आम सभी लोग होते थे। ठीक है, तो इससे स्पष्ट बड़ी राजनीतिक सभाओं के अलावा छोटी जातीय सामाजिक संस्थाएं और सभाएं भी अवेलेबल थी, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है सभा और समिति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय प्रस्तुत की है। ठीक है, तो हर जगह इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। अथर्ववेद के अनुसार देखें तो सभा और समिति क्या थी। अथर्ववेद कहता है कि सभा के स्थान पर संसद शब्द मिलता है, यानी अथर्ववेद में संसद शब्द मिलता है। ये संसद जो है ये सभा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इसमें सदस्यों को सभासद कहा जाता था, यानी जो इसके मेंबर होते थे उनको सभासद कहा जाता था, यानी कि सभा के सदस्य। ठीक है, राजा का निर्वाचन यानी राजा को कैसे चुना जाएगा, ये सभा और समिति के द्वारा ही डिसाइड होता था। उसे देवता का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था राजा को, उसको सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, वाद विवाद में जीतने के लिए मंत्र और जादू का उल्लेख भी है जो कि आपको अथर्ववेद में मिलेगा। फिर विभिन्न विद्वानों के मत देखते हैं। इसमें एक विद्वान है शेंडे, ये कहते हैं कि सभा और समिति है ना, ये साथ साथ प्रयुक्त शब्द है, यानी एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जो सभा और समिति इस तरीके से बोला जाता है, राजा को चुनने का काम जो होता था वो इन्हीं का होता था, सभा समिति ही राजा को चुनती थी। फिर दूसरे विद्वान है, इनका नाम है लुडविक। लुडविक कहते हैं कि सभा जो है ये उच्च वर्ग यानी पुरोहित यानी धनी लोगों की संस्था थी। कहने का मतलब है सभा में जो मेंबर होते थे वो कुलीन होते थे। ठीक है, वो धनी लोग होते थे, अभिजात वर्ग के लोग होते थे, ताकतवर लोग होते थे, वर्चस्व वाले लोग होते थे, प्रभुत्व वाले लोग होते थे, ये सभा के मेंबर होते थे। और समिति में सामान्य लोग होते थे, सामान्य जनता होती थी उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से लुडविग बताते हैं। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है झिमर। झिमर कहते हैं कि सभा जो है वो गांव के स्तर की संस्था होती थी, यानी ग्राम स्तर की संस्था है। समिति जो है वो पूरे जन समुदाय का केंद्रीय परिषद है, यानी बहुत बड़े लेवल पे होती थी समिति। फिर एक तीसरे चौथे विद्वान है, इनका नाम है हिलब्रांड। हिलब्रांड कहते हैं कि सभा और समिति जो है ये एक ही संस्था के 2 रूप हैं। सभा यानी स्थान को दर्शा रही है, समिति जो है वो एकत्रित जनसमूह को दर्शाती है। ठीक है, जो जन यानी जनता का समूह जो इकट्ठा होता था तो वो समिति को दर्शाता है, और सभा किसी स्थान को दर्शाता है। एन लॉ, कई शब्द, परिषद, विदत, संगति, सभा, समिति। ठीक है, इनके हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने कई शब्दों के बारे में बताया, जिसमें परिषद भी है, विदत भी है, संगति भी है, सभा भी है, समिति भी है। सभा जो है ये वैदिक लोगों की परिषद है। ठीक है, इन्होंने सभा को क्या माना है कि ये वैदिक लोगों की परिषद थी, इसमें पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे। ठीक है, फिर लोगों को एकत्रित होने का स्थान जो था उसको सभा कहा गया है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको सभा कहा गया है। समिति जो थी वो भी सभा के जैसी होती थी, उसमें भी बहुत सारे मेंबर होते थे। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है घोषाल। अब घोषाल क्या कहते हैं, कहते हैं कि दोनों संस्थाएं जो है समानांतर हैं, एक जैसी हैं,
सभा जो है उसमें विचारशील संस्था है, यानी इसमें विचार किया जाता है, ठीक है, वाद विवाद होता है। समिति जो है ये सर्वोच्च संस्था है, ये राजा को कहीं ना कहीं सलाह देने का काम करती है, यानी कि राजा की सलाहकारी परिषद है वो समिति को बताते हैं। यानी दोनों को बहस का अधिकार होता था इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा, हमने यहाँ पे ये समझा है कि जितने विद्वान हैं सब ने सभा और समिति को अलग अलग बताया है। तो ऐसे में हम एक्चुअल में क्या था ये बता पाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो अंतिम निष्कर्ष आप क्या बोलोगे, आसान भाषा में समझो। अंतिम निष्कर्ष आप ये कह सकते हो कि सभा जो है ना ये गांव की या फिर कोई स्थानीय संस्था होती थी। यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा की जाती थी। समिति जो होती थी वो उच्च केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसमें वैदिक काल में अगर हम देखें तो सर्वोच्च परिषद इसको माना जाता था। ये राजा को सलाह देने का काम करती थी, ठीक है। इसकी शक्ति कहीं ना कहीं राजा की शक्ति को कंट्रोल करती थी ये समिति। तो समिति का समर्थन जो है, समिति का समर्थन राजा के लिए जरूरी होता था। विरोध होने पे राजा संकट में पड़ सकता था, यानी समिति जब तक चाहेगी कि ये राजा रहे तब तक ही राजा रह सकता है। अगर समिति नहीं चाहेगी कि ये राजा रहे तो वो राजा नहीं रह सकता, इतनी मजबूत होती थी समिति। तो वास्तविक व्यवहार कैसा था इसका पूर्ण विवरण कह पाना उपलब्ध, मतलब उपलब्धि नहीं है, कह भी क्या पाएंगे क्योंकि सभी विद्वानों ने अलग विचार दिए हैं। तो एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा था। अब बात करते हैं सभा को थोड़ा ना डिटेल में समझते हैं। सभा का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है। तो सभा का मेन अर्थ जो होता है वो होता है विद्वान या जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको सभा कहा जाता है, ठीक है। और इसका अर्थ है भवन या कोई राज दरबार या कोई गृह या कोई बैठक स्थल, यानी ऐसा स्थल जहाँ पे मीटिंग होती हो, तो इसको हम सभा कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति जो आपको ऋग्वेद के उत्तर काल में मिलेगी, ठीक है। इसमें सभा का विकास कैसा हुआ इसके बारे में सभा के विकास के बारे में जानकारी आपको ऋग्वेद में मिल जाती है। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, इसका मतलब है कि ऐसा संकल्प या ऐसा डिसीजन जिसे ना तोड़ा जा सके, ना इसका उल्लंघन किया जा सके, ठीक है। तो सभा को नरिष्ठा भी कहा जाता है। अब सभा का महत्व क्या है, वैदिक प्रमाण इसके देखते हैं। तो अथर्ववेद में सभा के लिए एक शब्द यूज किया जाता था जिसको नरिष्ठा कहा जाता था। और ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और सभा में सामंजस्य पे जोर दिया जाता था क्योंकि सभा में बहुत सारे मेंबर होते थे, वहाँ पे विचार होता था, बहस होती थी। तो उसमें किस चीज़ पे जोर दिया जाता था, ताकि सामंजस्य बन जाए, बहस जो है वो लड़ाई झगड़े में ना बदल जाए बल्कि सामंजस्य बन जाए आपस में, ठीक है। एक श्लोक है, तो श्लोक में सभा में मतभेद यानी असामंजस्य को गलत माना गया है, ठीक है। एक श्लोक है जो ये बताता है कि सभा में किसी भी तरीके का अगर मतभेद हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर सभा का स्ट्रक्चर क्या होता था, तो इसमें बहुत सारे सदस्य होते थे, सदस्य की संख्या, उनकी योग्यता, उनका चुनाव, ठीक है। इसके कोई प्रमाण, एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि भाई इतने सदस्य होते थे, इनको ऐसे चुना जाता था या इनकी ये योग्यता होनी चाहिए, इसके कोई सबूत नहीं मिले। बस इतना पता लगता है कि सभा में कई सारे मेंबर होते थे। तो विद्वानों ने इस पे भी अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ विद्वानों के देखें तो दीक्षितार जो थे ये कहते हैं कि सदस्यों में कुलीन, ब्राह्मण और माधवन, ठीक है। यानी इसके जो सदस्य होते थे वो कुलीन होते थे, यानी अमीर वर्ग से होते थे, ब्राह्मण वर्ग से होते थे, और बहुत ही इंटेलिजेंट और बौद्धिक रूप से जो सक्षम लोग होते थे वो इसके सदस्य होते थे। ऋग्वेद बताता है कि सुजाता यानी अच्छे वंश वाले जो पुरुष और स्त्री हैं, ठीक है, वो इसके सदस्य थे। यानी यहाँ से ऋग्वेद से हमें ये भी पता लग जाता है कि इसमें स्त्रियां भी इसकी सदस्य हो सकती थी, ठीक है। अच्छे वंश के पुरुष और अच्छे वंश की स्त्रियां इसके मेंबर होते थे। महाभारत क्या बताती है, महाभारत कहती है कि सभा सभा में मेनली ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय ही होते थे। तो अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग साक्ष्यों से हमको पता लगता है कि इसमें अलग अलग तरीके के मेंबर होते थे। अब सभा के अध्यक्ष को सभापति या सभापाल कहा जाता था, ठीक है। जो सभा होगी उसका एक हेड भी होगा, जो हेड होगा उसका जो अध्यक्ष होगा उसको सभापति कह दिया जाता था। एक श्लोक में सभासदों का रथ पर बैठकर सभा में जाना वर्णित है, यानी कि वेद में एक श्लोक मिलता है, उस श्लोक में बताया गया कि जो सभासद होते थे यानी सभा के जो मेंबर होते थे वो रथ पर बैठ के जाया करते थे, ठीक है। कहाँ पे, सभा में जाया करते थे। सभा का स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट है सभा का स्वरूप। तो समिति की तुलना में ये छोटी संस्था है, समिति बहुत बड़ी होती है क्योंकि समिति में ज्यादा मेंबर होते हैं, सभा में कम मेंबर होते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन का केंद्र जो थी वो सभा ही है। सभी राज्यों, सभी जनपदों में सभा जो थी एक स्थापित संस्था होती थी, जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती थी। सभा में धार्मिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, यहीं से डिसीजन होता था। अगला टॉपिक है हमारा सभा की न्यायिक भूमिका। सभा का स्वरूप जो था वो न्यायिक माना जाता है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद में कहा गया है सभा जो है ना वो किल्विस स्प्रत है,
अब ये किल्विस स्प्रत का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अपराध दूर करने वाली संस्था, यानी एक ऐसी संस्था है जो अपराध को दूर करती है। राजा ही सभा में न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, ठीक है। राजा जो है वो सभा में न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कर्तव्य निभाएंगे। न्याय करते समय सभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, सदस्यों से भूल होने पर यजुर्वेद में उनके लिए प्रार्थना मंत्र भी मिलता है। मान लो कभी जो सभा के सदस्य हैं, जब वो न्याय कर रहे हैं और उनसे कोई गलती हो जाए, उनसे कोई भूल हो जाए, तो उसके लिए यजुर्वेद में एक मंत्र दिया हुआ है, उस प्रार्थना मंत्र को वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है कि सभा की बहुआयामी गतिविधियां, कई धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय जो है वो सभा में चर्चा के केंद्र थे। गाय और पशु संपत्ति भी जो थी वो सभा में बहस का विषय होता था, ठीक है। जो सभा होती है उसमें गाय और पशु संपत्ति पे भी बहस होती थी। सभा केवल राजनीतिक संस्था नहीं होती थी, बल्कि ये मनोरंजन का स्थान भी थी। यहाँ पे जुआ खेला जाता था, ठीक है, जुआ खेलने का वर्णन मिलता है। सातवां है सभा और समिति का संबंध। सभा जो था वो स्थानीय यानी गांव के लेवल पे हो सकती थी। समिति जो होती है वो सर्वोच्च केंद्रीय संस्था होती है, यानी ये बड़ी संस्था होती थी, इसमें ज्यादा मेंबर होते थे और राजा को सलाह देने का काम भी करती थी। सभा जो थी वो स्वतंत्र थी, पर राजा से उसका घनिष्ठ संबंध होता था सभा का। महाकाव्यों में क्या जानकारी मिलती है आपको सभा के बारे में? तो महाकाव्यों में अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण कहती है कि राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा अपनी सभा में करी थी। महाभारत की बात करें तो महाभारत में संसद नामक सभा का वर्णन मिलता है, ठीक है, यानी महाभारत में संसद नामक शब्द है जिसका वर्णन मिलता है। इसमें आम नागरिक जो होते थे वो इसमें भाग लेते थे और इसको जन संसद कहा जाता था क्योंकि इसमें जनता होती थी। शुक्र नीति में देखें तो इसमें सभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, इनको सभासद कहा गया है, ठीक है। और नौवां है सभा भवन, यानी राजधानी की तरह विशेष सभा भवन बनाया जाता था। अब सभा होनी है, सभा के मेंबर आने हैं, बैठने हैं, चर्चा करनी है, अगर उनको चर्चा करेंगे तो एक जगह तो होनी चाहिए ना, तो इसके लिए एक भवन बनाया जाता था जिसको सभा भवन कहा जाता था। वैसा ही जैसे आज के समय में आप संसद भवन देखते हो ना, संसद में चर्चाएं होती हैं, इसी तरीके से ये भवन भी होता था। नेक्स्ट है समिति। समिति को समझते हैं। तो समिति का अर्थ और स्थान क्या है? तो समिति जो है सम इति, यानी इन दो शब्दों से मिलके बनी है। इसका मतलब होता है एकत्र होना, जहाँ पे पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं, ठीक है, तो ऐसी जगह को समिति कहा जाएगा। तो वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था होती थी समिति। समिति जो है ये केंद्रीय शासन की मुख्य राजनीतिक सभा थी, क्योंकि जो केंद्रीय शासन था वो राजा का था और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती थी वो समिति होती थी। राजा भी समिति में सामान्य सदस्य की तरह उपस्थित रहते थे। जैसे समिति में कोई चर्चा होनी है तो राजा भी वहां पे उपस्थित होते थे, जैसे आम सदस्य होते हैं। समिति की शक्तियों की बात करते हैं तो समिति का राजा पे पूरा नियंत्रण होता था, कंट्रोल होता था, इसलिए राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था। समिति की नाखुशी, यदि समिति राजा से नाराज हो जाए तो राजा के लिए संकट की बात थी। समिति को संपूर्ण नागरिकों की संस्था माना गया था क्योंकि सभी नागरिक जो होते थे इसके मेंबर के रूप में देखे जाते थे। विद्वानों का क्या मत है? विद्वानों में अगर हम बात करें, कीथ कहते हैं कि समिति में जनता की आवश्यकता और कार्यों पर समाधान होता था। जनता की क्या आवश्यकता है, जनता के क्या काम है, इस पे चर्चा होती थी, समाधान होता था। जायसवाल कहते हैं कि सभी लोग सभा में शामिल होते थे, पर समिति में विशेष चर्चा के समय सबका आना संभव नहीं था, ठीक है। यानी कि सभी लोग जो थे वो किस में शामिल होते थे? सभा में शामिल होते थे, लेकिन सब लोग उसमें आ तो नहीं सकते हैं हर चर्चा में। तो अल्तेकर कहते हैं कि समिति की संरचना जो है, चुनाव या सदस्यता जो है, इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कई विद्वानों ने यह माना है कि समिति में ज्यादातर प्रतिष्ठित परिवार के लोग होते थे, पुरोहित होते थे, योद्धा लोग होते थे, विद्वान होते थे, ये सब इसमें शामिल होते थे। कुछ स्थानों पे ग्रामीण, सूतकार, रथकार जैसे लोग भी होते थे, वो भी इसके मेंबर बने जाते थे, ठीक है। तो ये विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। अब सभा और समिति के बीच में क्या संबंध था ये देखते हैं। तो इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। जैसे हिलब्रेड है, ये कहते हैं कि समिति जो है एक संस्था है, सभा जो है उसके, और सभा के क्या होते थे, सभा में उसके अधिवेशन होते थे, यानी लोग आते थे, अलग अलग डेट में आते थे, चर्चाएं होती थी। तो समिति को एक संस्था के रूप में देखा गया है और एक स्थान के रूप में देखा गया है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है, ज्यादातर इस इनके विचार को मानते नहीं है विद्वान, कहते हैं ये गलत विचार है, ठीक है। फिर लुडविंग ने क्या कहा है? लुडविंग कहते हैं कि समिति जो है निम्नतर सभा है और सभा जो है उच्चतर सभा है। जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही समिति को इन्होंने निम्नतर सभा बता दिया और सभा को इन्होंने उच्चतर सभा बता दिया। जिमर क्या कहते हैं? जिमर कहते हैं कि सभा जो है
वो गांव या स्थानीय स्तर की संस्था होती थी। समिति जो है वो केंद्रीय यानी ऊंचे स्तर की संस्था होती थी। फिर कीथ जो है, कीथ ये कहते हैं कि समिति जो है जनता की आवश्यकताओं की संस्था थी, यानी जनता को जिस चीज पे आवश्यकता है, जिस वस्तु की आवश्यकता है या जो भी नए कानून की आवश्यकता है, तो उसकी चर्चा जो है समिति में होगी। सभा जो है ये विचार व्यक्त करने का मंच था, यहाँ पे लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे क्या है, कितना मतभेद है, कोई सभा समिति को अलग अलग तरीके से बता रहा है। तो एग्जैक्ट आप क्या कह सकते हो, तो सामान्य सहमति पे अगर हम आए तो ज्यादातर विद्वान ये मानते थे कि समिति और सभा जो है ये उच्च और अधिक शक्तिशाली संस्था थी, ठीक है। और शासन और राजनीतिक डिसीजन में कहीं ना कहीं समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि समिति ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेती थी और राजा को कंट्रोल करने का काम करती थी। अब दोनों संस्थाओं का महत्व क्या है, तो दोनों ही शासन प्रशासन पे प्रभाव रखने वाली संस्था है और जनप्रिय संस्था है, क्योंकि जनता इसमें शामिल होती है। राजा या शासक, ठीक है, राजा हो या शासक हो, कोई भी हो, वो सभा और समिति की सलाह को अनदेखा नहीं कर सकता है, उसको सभा और समिति की सलाह को मानना ही मानना है। महत्वपूर्ण शासन कार्य जो है वो इन्हीं के सहयोग से चलते थे, तो राजा जो था वो कहीं ना कहीं इनके अधीन है, आप ऐसा मान लो। फिर है दैवीय दृष्टिकोण। लोग जो है वो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां मानते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सभा और समिति जो है ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इन्हें दैवीय नजर से देखा जाता है, इनको ईश्वर के द्वारा बनाई गई संस्था भी कई बार माना जाता था। इनका काम क्या था, राजा की रक्षा और मार्गदर्शन करना, ठीक है, राजा इनके अकॉर्डिंग काम करे, राजा कभी भी निरंकुश ना हो, उसको निरंकुश होने से रोकना इनका काम होता था। वर्तमान जनप्रतिनिधि, आज के समय में जो हमारे नेता होते हैं या आज के समय में जो हमारी संस्थाएं हैं उससे अगर हम तुलना करें तो क्या होगा, तो समानताएं देखते हैं। यानी सभा और समिति में कई कार्य जो थे वो आधुनिक लोकतांत्रिक सभा जो है, मतलब आज के समय में जो लोकतांत्रिक संस्था है, जैसे हमारी संसद हो जाएगी, हमारी विधायिका या हमारी विधानसभा हो जाएगी, हमारी कार्यपालिका हो जाएगी, हमारी पंचायतें हो जाएगी, कहीं ना कहीं से मिलती जुलती है। क्योंकि देखो यहाँ पे सेशन होते थे, तो सेशन हमारे यहाँ पे भी होते हैं, हमारी संसद में विधायिका में सेशन होते हैं। वहाँ पे वाद विवाद चर्चा होती थी, डिबेट्स होती थी, जो हमारी संस्थाओं में भी होते हैं। आपने विधानसभा में चर्चा देखी होगी, बहस होती है। आपने लोकसभा और राज्यसभा में देखी होगी, ठीक है, जो पहले होती थी वो आज भी होती है। शासन पर नियंत्रण, कहीं ना कहीं वो राजा के शासन पर नियंत्रण करते थे, तो आज के समय में लोकतांत्रिक शासन है तो वो लोकतांत्रिक सरकारों पर कंट्रोल करती है। शासक राजा का निर्वाचन, ठीक है, वो भी यहीं से होता है। राजा को अपने पद से हटाना, यानी ये पदच्युत करना भी इन्हीं का काम होता था। शासक की उत्तरदायित्व, यानी शासक की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना भी इसका काम था। इन आधारों पे आप कह सकते हो कि सभा और समिति जो प्राचीन काल में थी, आज के समय में जो हमारी जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं उसको ऐसा ही आप मान सकते हो। अब असमानताएं क्या है, देखो, वैदिक से उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो शासन का जो ढांचा था वो स्थिर नहीं था। जो ऋग वैदिक काल में था वो उत्तर वैदिक काल में वैसी चीजें नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में काफी बदलाव आ चुका था। तो सभा और समिति का गठन जो है, उसका जो आकार है, उसकी जो सदस्यता है, ये स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। लेकिन आज के समय में हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, हमारी जो विधानसभा है, उसकी मेंबरशिप पहले से ही पता होती है, कितने सदन होंगे, इतने सदन में से इतने सदस्य होंगे, ठीक है, ये चीज पहले से पता होती है। यहाँ पे हमको नहीं पता। आज के समय में कैसे हमारी विधानसभा बनेगी या कैसे राज्यसभा लोकसभा बनेगी हमको पता होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे बनता था इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिर इनके संचालन के एग्जैक्ट क्या नियम थे, इनके क्या अधिकार क्षेत्र थे, इसके पूरे सबूत नहीं मिले हैं। हमें विधानसभा के पूरे अधिकार पता है, हमें लोकसभा के पूरे अधिकार पता है, लेकिन इनके अधिकार नहीं पता है। आधुनिक समय में देखें तो इसको रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कानूनी ढांचा जो है वो पहले नहीं होता था जैसा आज के समय में है। राजा ही राज्य का प्रमुख या न्याय का प्रमुख दोनों था, इसलिए कार्य तो आधुनिक संस्था जैसे कार्य जो थे वो आधुनिक संस्थानों के जैसे थे, लेकिन ढांचा इतना आधुनिक नहीं था जितना आज के समय में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है काम एक जैसा है लेकिन संस्था हमारे जैसी मॉडर्न नहीं थी। अगला है वैदिक काल की विशेषता। तो वैदिक काल को अगर हम देखें तो अस्पष्ट संरचना के बावजूद सभा और समिति जो है इसका अस्तित्व हमको दिखाई देता है, यानी कि हमको नहीं पता कि उनकी संरचना एग्जैक्ट कैसी होती थी, लेकिन सभा और समिति होती थी ये हमको पता है। भारत में प्राचीन काल से ही जनप्रिय यानी जनता की प्रिय प्रतिनिधित्व और परामर्श आधारित शासन मौजूद था, ठीक है। जो कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्री से आया है, वो ऐसा नहीं था, भारत में तो वो पहले से ही मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि पेपर का टाइम आ गया है। तो अगर आपको समझ में ना आए, कहीं डाउट हो, तो आप एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।